हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड से भी उठा लिया, आईसीटी से भी उठा लिया। इस तरह से मिक्सअप अपना क्वेश्चन करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन उठा लिए। तो 5-6 क्वेश्चन हैं जो बड़े अच्छे से करना है, चित्त को रिलैक्स रखे, मन की शांति से। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े कंसेप्चुअल है और बेसिक भी है। बहुत सिंपल भी लगेगा आपको, लेकिन वो एग्जाम में हमसे बहुत गलत होने की मतलब गुंजाइश रखते हैं। तो अभी हमें ठीक करना है उनको और अच्छे से सुनना है, ठीक है। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़े आराम से सुनना है। पहले इंग्लिश में देख लेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? द स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज लार्जेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च। तो सीधी सी बात है, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। और इस रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो स्टेप पढ़ते हैं रिसर्च के हम, ठीक है ना, जब हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता है एक पूरी प्रोसेस होती है और उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड, मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये सारे स्टेप्स में हमें कंक्लूड करना पड़ता है और हमने ये कई बात कर ली इसके बारे में। तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा स्टेप है इसमें जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा है, आपको ये पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करो कि इसमें जो रिसर्च के नीचे कई सारे स्टेप दिए हुए हैं, 4 स्टेप दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, ये चारों स्टेप हैं। आपको ये पूछा है इन चारों स्टेप में ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा कौन सा स्टेप है। तो बताइए। डिफाइनिंग एंड डिसाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग। आप कोई भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो अलग अलग सैम्पलिंग के मेथड होते हैं। तो ये कहता है कि इस तरह से भी किस मेथड से हम सैंपल डिसाइड करेंगे, क्या ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नहीं है, ये हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के उस चीज़ से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। आइडेंटिफाइड एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना, ये बहुत इमेजिनेशन वाली बात नहीं है, इसमें इमेजिन नहीं करना कुछ भी, ये तो आपको डिफाइन करना है कि ये प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं कह सकते हम, ठीक है। डाटा एनालिसिस यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड एंड इंटरप्रिटेशन। अगर यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हो और डाटा है आपके पास तो एनालिसिस कर रहे हो, स्टैट आपके पास नंबर में डाटा है और उसका आप क्या कर रहे हो, स्टैट लगा के उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ भी कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इमेजिनेशन वाली यहाँ भी कोई बात नहीं होती है। तो एक ही ऑप्शन बच गया और वो है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो याद रखना, जब आप हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस का नाम ही परिकल्पना होता है और यहाँ पे इमेजिनेशन की बात भी यही है, तो सीधा सा शब्द से भी जोड़ सकते हो। तो हाइपोथेसिस जो मेकिंग करते हैं और जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं हम ना, बहुत आप देखो, पहले हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ठीक है ना, फिर उसको टेस्ट करते हैं तो अलग ही क्रिएटिविटी रहती है और आपने कुछ अलग इमेज किया था कि ऐसा होने से ऐसा होगा। आपको पता है ना, हाइपोथेसिस 2 तरह की होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, ये सारी बातें तो आपको पता ही है ना, ठीक है ना। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होती है? नंबर 4, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होगी। अगर इसी क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में देख लें तो यही है, रचनात्मक और कल्पना की गुंजाइश अनुसंधान के निम्नलिखित चरण में से किस में से सबसे ज्यादा है? तो किस में है? परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण करना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, आपको बाद में पढ़ना हो तो, ठीक है, या नोट कर लीजिए, बड़ा सही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लीज अच्छे से इसको ध्यान में रखना, गलत नहीं करके आना है, ठीक है। नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज अलाउज a user to copy an external document, ठीक है ना, copy device allow a user to copy an external document and save it in electronic form on to a computer। देखो, एक डिवाइस का नाम नीचे 4 डिवाइस दी गई है और उसमें से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो बाहरी दस्तावेज है उनकी कॉपी है वो किस में लगता है? कंप्यूटर में रख लेता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो सेव कर लेता है। आप बिल्कुल ऑप्शन दिखाऊंगा तो अच्छे से आंसर कर दोगे, ठीक है, मुझे पता है।
पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ये पूछा है कि कुछ नीचे 4 डिवाइस के नाम दिए हुए हैं, इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी वो एक तरह से प्रतिलिपि या कॉपी है, वो किस में रख लेता है, कंप्यूटर में रख लेता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो आपको बताओ ऐसी कौन सी डिवाइस है। आपको वैसे पता ही चल गया होगा, बताओ बताओ कौन सा है। अरे कौन करता है ऐसा, स्कैनर ही करता है। स्कैन करते हैं ना हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो स्कैन हो जाता है तो हमें स्क्रीन पे दिखता है कंप्यूटर की, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है। तो यही इसका आंसर है। स्पैमर तो आपको पता ही है क्या होता है, जो अनडिजायरेबल चीज़ें होती है। ठीक है ना। प्रिंटर आपको पता है क्या होता है, प्रिंट तो हार्ड निकालता है, हार्ड कॉपी निकालता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई मतलब नहीं है। प्रिंट निकालते हो ना, प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंट निकालना, तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में तो नहीं रखता, ये तो आपको प्रिंट हार्ड कॉपी दे देता है बाहर। ठीक है। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, आपको पता है। ठीक है, एक तरह से तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन स्कैनर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है, अपनी आईसीटी के जो यूनिट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो यूनिट है, वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, ठीक है ना, अभी हमने बात करी है तो, लेकिन ये एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन कर देता है। प्रिंटर आएगा, स्कैनर आएगा, इस तरह के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो वही कन्फ्यूजन हमें नहीं रहने चाहिए। एग्जाम से पहले हर एक डाउट को हमें क्लियर करके चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणाज हैज बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण स्वीकार किया गया है। अगर प्रमाणाज की बात आती है तो ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से लिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम प्रमाणा की बात करते हैं ना, ठीक है ना, बहुत सारे प्रमाण के बारे में बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। तो आपसे ये पूछा है कि बौद्ध धर्म में नीचे कुछ प्रमाण लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे अर्थपति प्रमाण होता है, अनुपलब्धि प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो इन चारों प्रमाणों में से कौन सा एक ऐसा प्रमाण है जिसको बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है। बताओ कौन सा प्रमाण है जिसको बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, इसको किसने स्वीकार किया है, बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है प्रत्यक्ष प्रमाण को। ठीक है, याद रखोगे, अरे याद रखोगे ना, चलो वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। बस चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है और सारी चीजें बस इसी तरह से हमें अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स दिखाए गए हैं, यानी कि कुछ सिद्धांत है। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत लिखे हुए हैं, इधर दार्शनिक सिद्धांत लिखे हुए हैं और इधर कुछ दार्शनिक स्कूल लिखे हुए हैं, फिलोसफिकल स्कूल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आप लॉजिकल रीजनिंग में रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब और कई जगह इसको अगर पढ़े ना, लॉजिकल रीजनिंग में ही रखना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि फिलोसफिकल हायर एजुकेशन में थोड़ा सा टच ले लेता है ये, एंशिएंट वाले में फिलोसफिकल बात कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में जब हम बात करते हैं वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये अगर अनुपलब्धि वगैरह की बातें हो जाती है तो हम प्रमाणा में पढ़ते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन रखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स है, ठीक है ना, यानी कि दार्शनिक सिद्धांत है, और इधर कुछ दार्शनिक स्कूल हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा सिद्धांत कौन से स्कूल में था। ठीक है, ये आपको मैच करना है। तो आप बताओ जो स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो कौन सा स्कूल मानता था। तो याद रखना, ये आप नोट कर लो, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इन चीज़ों का। इनसे क्वेश्चन देखो, इन चारों से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे अभी बना हुआ है लिस्ट मैच करने का, और 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना स्यादवाद जो है ये जैनिज्म के स्कूल में है, ध्यान रखना स्यादवाद किस में है, जैनिज्म में। ये आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यादवाद किस में है, जैनिज्म में। और अनुपलब्धि की जो बात होती है, अनुपलब्धि है वेदांता में। कौन से स्कूल में, वेदांता में। जो अनुपलब्धि की जो दार्शनिक सिद्धांत है वो कौन सा स्कूल का है, वो है वेदांता का। ठीक है, तो इसमें बी आ गया। ठीक है, और अपोहा जो सिद्धांत है वो है बुद्धिज्म का। किसका है, बुद्धिज्म का। अपोहा जो सिद्धांत है वो किसका है, बुद्धिज्म का। और जो अभाव सिद्धांत है वो है न्याय का। किसका है, न्याय का। तो ये आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऐसे उल्टा मैच हो गया ये। ठीक है, तो ये आंसर है। तो हम देख लेते हैं कौन सा है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, सेकंड इज द राइट आंसर। आपको समझ आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें आप,
स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम भी है ना इन वीडियोस को 2-3 बार देखे जाएं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, AF सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात करी है, यानी कि जो AF प्रणाली है उसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में किया जाता है। अगर इसके ऑप्शन देखें और क्वेश्चन को देखें तो सीधी सी बात है, ये ICT से लिया हुआ क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है ICT से है। तो हम इसमें ये पूछा है कि AF जो है वो जो सिस्टम है वो कौन से नंबर सिस्टम में लिया जाता है। तो बाइनरी में तो क्या होता है 0-1 होता है, ठीक है, ये बात ठीक है। ऑक्टल में मतलब होता है 8, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो 0-1 हो गया। ऑक्टल का मतलब 8 है, तो 0 से लेके 7 हो गए। आप गिनोगे 0 से 7 तो 8 ही हो जाएंगे, ठीक है, 1 से 7 नहीं, 0 से गिनना होता है। और अगर डेसिमल का मतलब होता है 10, तो 0 से 9 हो गया, ठीक है, हो गया। ये देखो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल का तो 10, 10 और 6 16। तो इसमें क्या होगा, डेसिमल का कितना होता है 0 से 9 और हेक्साडेसिमल का 16, तो 0 से 9 तो ये आ जाएंगे डेसिमल वाला। अब बच गए कितना, 6 और बच गए, तो 6 आता है A से F। अब गिन के देख लो, A से F 6 आएगा, A B C D E F 6 आ गया ना। तो अब आपको कोई पूछे कि जो AF सिस्टम है वो किस में यूज किया जाता है, तो हेक्साडेसिमल में किया जाता है। सीधी सी बात है, 0 से 9, A से F 16 हो गए ना, 0 से 9 10 हो गए, A से F 6 हो गए, कितने हो गए 10 और 6 16, और ये हेक्साडेसिमल का मतलब ही 16 होता है। तो ये AF जो सिस्टम है वो किस में यूज किया जाता है, हेक्साडेसिमल में यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, ये कह रहा है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर रोल इज मोर एक्टिव। टीचर का रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव। ज़्यादा इंटरएक्टिव नहीं है रोल टीचर का, बस एक्टिव रोल है टीचर का। यानी कि टीचर एक यहाँ पे प्राइमरी है, तो कौन सा लेवल है आपको पता है। टीचिंग के जो हम लेवल की बात करते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये मेनली बात करते हैं हम, और ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की भी बात करते हैं। तो आपको पूछा है सबसे ज़्यादा इसमें रोल टीचर का कौन से लेवल में है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा रोल होता है मेमोरी लेवल में, क्योंकि इसमें टीचर रटवाता है, रटवाने की काम करता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता। इसमें टीचर का रोल बहुत बढ़िया होता है। जैसे बचपन में हमें रटवाया जाता था 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऐसे रटवाया जाता था ना, तो ये मेमोरी लेवल का आएगा। ठीक है ना, बात समझ गए। किस तरह के शिक्षण में इंटरेक्टिव होने की बजाय शिक्षक की भूमिका अधिक सक्रिय है, मेमोरी लेवल पे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी में, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। ये पूछा है जो शिक्षक है उसकी कौन सी, नीचे कुछ बातें लिखी हुई है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से संबंधित है, कौन सी है जो उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो बताइए। लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, पर्सनलाइजिंग एंड कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग। तो बताइए भी कौन सा है। इसमें याद रखना, इसको हिंदी में देखोगे तो आपको हिंदी मीडियम वालों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें लॉकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी की जहाँ भी बात होती है वो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से दर्शाती है। लॉकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, एटीट्यूड की बात करता है यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कोई ऑप्शन टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा गलत नहीं होता, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो लॉकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बात करें इसी चीज को, तो क्या कहते हैं इसको, निम्नलिखित शिक्षक योग्यता में से कौन व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के क्षेत्र से संबंधित है। नियंत्रण और आत्म प्रभावोत्पादकता का लाभ, ठीक है ना, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है और इफेक्टिव टीचिंग से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मन को रिलैक्स करके चित्त की शांति से 3-4 बातें ध्यान रखना जब इफेक्टिव टीचिंग की बात आए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा बिहेवियर है वो इफेक्टिव टीचिंग के लिए होगा। एक तो लेसन की क्लियरिटी होना चाहिए, एक एंगेजमेंट कर ले स्टूडेंट का, यानी कि उनको सीखने के लिए मतलब वो इंगेज्ड हो जाएं, ठीक है। और तीसरा कहीं भी पॉइंट मिले आपको उनका आउटकम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। तो ये 3 अगर पॉइंट है ना तो वो बेस्ट जाते हैं इफेक्टिव टीचिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन क्या है, लेसन क्लियरिटी विच इम्प्लाई मेकिंग आइडिया क्लियर टू द लर्नर। ठीक है, लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए। दूसरा, क्वेश्चनिंग इम्प्लाइंग फैक्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये गलत नहीं है लेकिन बेस्ट मैंने 3 चीज़ें बताई वो जाएगी। पहले और देख लेते हैं। प्रोबिंग इन्वॉल्विंग इलिसिटिंग एंड सोलिसिटिंग मूव्स। ये 2 मूव्स आपने कभी सुने हैं क्या? इलिसिटिंग एंड सोलिसिटिंग मूव्स होते क्या हैं? एक रिक्वेस्ट से संबंधित होता है और एक ऐसा जानना, ऐसी तकनीक यूज करना जिससे ये पता लगे कि स्टूडेंट को क्या आता है इस सब्जेक्ट के बारे में। इनको बोलते हैं इलिसिटिंग एंड सोलिसिटिंग मूव्स। इसको नोट लगा के मैंने लिख भी दिया है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन के बाद भी देखते हैं। टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद फोकस ऑन आउटकम ऑफ द यूनिट क्लियरिटी डिफाइंड। ये बेस्ट ऑप्शन है। मैंने कहा एक इंगेजिंग, एक लेसन क्लियरिटी, एक आउटकम, तो ये जाएगा। और एक है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लाइज द अमाउंट ऑफ द टाइम टू स्टूडेंट डिवोट लर्निंग। ये भी बहुत जरूरी है। तो ये तो तीनों ऑप्शन बहुत बेस्ट है। 3 ही ऑप्शन चूज करने हैं। देखो तो कौन सा, ए, डी और ई इज द राइट आंसर। ए, डी और ई इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ गए ना इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या, लेसन की क्लियरिटी, इंगेजमेंट उनका और उसका आउटकम। ये 3 शब्द देखने हैं। ऐसी शब्दों को देखोगे तो बढ़िया होगा। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। जो हमने इलिटिंग और सोलिसिटिंग की बात करी थी उसका मीनिंग भी नोट लगा के लिख दिया है। जो यहाँ पे है ये नया चीज़ है, मूव्स आपको देखने को मिल जाए कोई और क्वेश्चन में, ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचाने जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करता है। पाठ की स्पष्टता, जिसका तात्पर्य शिक्षार्थी के विचारों को स्पष्ट करना है। वो इंग्लिश वाला हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है। एक है स्पष्ट रूप से परिभाषित इकाई के परिणामों पर ध्यान देने के लिए शिक्षक कार्य अनुमुखीकरण, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए, डी और ई इज द राइट आंसर। जो हमने 2 वर्ड्स की बात करी थी उन शब्दों को देख लें। क्या कहता है, इलिसिटिंग क्या है, इज ए टेक्निक वी कैन यूज टू गेट लर्नर थिंकिंग एंड सेइंग व्हाट दे अबाउट ए सब्जेक्ट। अगर इलिसिटिंग शब्द का मतलब क्या होता है, एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं कि लर्नर इस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानता है या क्या सोचता है। अगर ये जानते हैं तो ये मूव होता है इलिसिटिंग। और सोलिसिटेशन जो होता है ये रिक्वेस्टिंग का मूवमेंट होता है, रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये शब्द हैं, इन शब्दों को भी लिख लेना, क्या पता कोई क्वेश्चन इनसे बन के आ जाए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। अब बहुत इंटेलिजेंट है, सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये टीचिंग और कम्युनिकेशन का मिला हुआ क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन वाली यूनिट से भी जोड़ सकते हैं इसको। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड ए क्लासरूम ए टीचर शुड एम्बार्क अपॉन। ये कह रहा है कि किसी भी क्लासरूम में प्रभावशाली संचार करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए किस पे ध्यान देना चाहिए एक अध्यापक को। आइडियोलॉजिकल लर्निंग, इनोडोन्स, ये आप नया शब्द देखोगे इसका मतलब क्या है ये, ठीक है। इशूइंग अटेंशन कमांड और लिसनर एनालिसिस। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लिसनर का एनालिसिस हो, जो सुन रहे हैं उसका एनालिसिस, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिसनर एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये शब्द जो नया आया है इसकी भी बात देखेंगे। ये तो आपको पता ही है, आइडियोलॉजिकल लर्निंग, इशू अटेंशन कमांड, ये तो आपको पता है। इनकी हिंदी भी देख लेते हैं, फिर आपको उस शब्द का मतलब देखेंगे, ठीक है। कक्षा के अंदर प्रभावी संचार के लिए एक शिक्षक को तैयार होना चाहिए। वैचारिक सुझाव, बेस्ट ऑप्शन देखना है, इसमें ये नहीं आएगा। इनोडोन्स, ये नहीं आएगा। ध्यान देने के आदेश जारी करना नहीं। सूची विश्लेषण या लिसनर एनालिसिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेरी बात समझ लो। राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन जो होता है वही होता है, ध्यान रखना। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी गलत ऑप्शन नहीं होता है, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना जाता है। वैचारिक सुझाव के बारे में जानते हैं। ध्यान देने के आदेश जारी करना, ये भी शब्द जानते हैं आप। इनोडोन्स क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते, इसका मतलब आपको मैं बता देता हूँ। इनोडोन्स एक हिंट होता है, ठीक है ना।
जैसे आप स्पेशली किसी को है ना कोई बात कह दो और उस बात में कुछ भावार्थ और छिपे हो, किसी को एक तरह से अपमानित करने के लिए भी कोई बात कह देते हो ना, ठीक है ना, सीधा नहीं कहते, एक ऐसे इनडायरेक्ट वे में कहना, उसको बोलते हैं इनोडॉन्स, ठीक है। किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में एक संकेत, आग्रह या सूचना है, विशेष रूप से एक अपमानजनक या अपमानजनक प्रकृति का, आप डायरेक्ट उसको अपमानित नहीं करते, बातों से, अच्छा आप मुझे पता है आप कहाँ गए थे, इस तरह की बात जो करते हो वो होता है, ठीक है। ये एक शब्द नया है, इसको भी आप नोट लगा के नोट कर लें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड, अच्छे से समझ में आ रही है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सही से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, किसी भी जो विद्यार्थी है उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारा जा सकता है। आस्किंग जनरल क्वेश्चंस इतना अच्छा नहीं है, जनरल क्वेश्चंस पूछ के नहीं। एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी, ये बेस्ट है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को एक्सपोजर करोगे तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा नई नई टेक्नोलॉजी से, ठीक है। फर्स्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग, उसका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे तो ये ऑप्शन तो कहीं भी मिस होता ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ लिखा हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वोकेबलरी, यानी कि जो भी वोकेबलरी है उसका विवेक से यूज करना, तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। तो तीनों कौन कौन से, बी, सी और डी इज द राइट आंसर, बी, सी और डी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करना, नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। चलो इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखें, छात्रों के संचार कौशल में सुधार किया जा सकता है नई तकनीकी का एक्सपोजर, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देके, शब्दावली का विवेकपूर्ण उपयोग करके, यानी कि बी, सी और डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और ये कहता है मूड एंड फिगर से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये एलआर से लिया हुआ क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग से लिया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द फिगर ऑफ ए कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, जो भी कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होते हैं आप मुझे ये बताइए कैटेगरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है। ये कह रहा है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में फिगर डिसाइड करने के लिए हम कौन सी टर्म देखते हैं, तो याद रखना, मैं बता देता हूँ, कई सारी टर्म होती है और इस ऑप्शन इसमें जो जाएगा इसका आंसर होगा मिडल टर्म, ठीक है। कौन सा? मिडल टर्म। तो आप मुझे ये बताना मेजर टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है, मिडल टर्म क्या होती है। मूड और फिगर बनाते हैं हम किसी भी कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का, तो इसमें फिगर बनाने के लिए पूछा है कौन सी टर्म देखते हैं, मिडल टर्म देखी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। 4 तरह के फिगर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो मिडल टर्म यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक श्रेणीगत प्रस्ताव का आंकड़ा तय करता है, मध्यकाल, यानी कि मिडल टर्म। उसी क्वेश्चन का हिंदी था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हायर एजुकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। एंशियंट जो अपना सारी चीज़ें पढ़ते थे हायर एजुकेशन में, एंशियंट इंडिया क्या क्या पढ़ता था उसकी बात कर रहे हैं। अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको सब जानते हैं पाणिनि के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, अष्टाध्यायी लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये हायर एजुकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये इतने क्वेश्चन आप अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चन करना है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हर क्वेश्चन का एक अपना कंसेप्ट होता है, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं उस हर एक ऑप्शन से आप कोई ना कोई चीज़ अच्छे से सीख सकते हो अगर ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़ते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन देखा टिक कर दिया और क्वेश्चन हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मेरी बात समझना, आप एक हर ऑप्शन को अच्छे से समझो, ये ऑप्शन क्यों है क्यों नहीं है, चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से समझने की कोशिश किया करो, सब समझ में आ जाएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप किसी भी तरह की टेंशन मत लें, कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, आप रिलैक्स रहें, बहुत बढ़िया से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस रखें, जितनी हो पा रही है उतनी करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, मन को शांत रखें, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर विलिंग है तो करवा सकते हैं। आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।